Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच के डिफरेंस के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने दोनों टाइप के सेल्स जो है पढ़ लिए हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ लिया है, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़ लिया है। तो इन दोनों का बेसिक आइडिया हम लोगों को लग गया है कि दोनों सेल क्या होते हैं या किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। और देखिए, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं जो हाफ सेल की तरह वर्क करते हैं। इसके अंदर हम लोग मेटल की रोड लगाते हैं। जो भी मेटल की रोड हम लोग ले रहे होते हैं उसी का रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट लेके हम मेटल की रोड को उसके अंदर डिप करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे जिंक की रोड ली है तो मैं यहाँ इलेक्ट्रोलाइट किसका लूंगी, जिंक का, जैसे कि ZnSO4। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कॉपर की रोड ली है तो मैं यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोलाइट लूंगी, कॉपर का, यानी कि कॉपर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, कॉपर सल्फेट। फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों बीकर जो हैं हाफ सेल होते थे, दोनों को हम कनेक्ट कर देते थे इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से, जिसको हम लोग क्या कहते थे, सॉल्ट ब्रिज। फिर हम लोग क्या करते थे, इस जो भी हमारी इलेक्ट्रोड है इसको हम कनेक्ट कर देते थे एमीटर से, वोल्ट मीटर से, बल्ब से, जिससे हमें पता चले कि भाई हाँ यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो क्या होता था, जिंक का ऑक्सीडेशन होता था, ये ऑक्सीडाइज होता था, मेटल की रोड धीरे धीरे डीकम्पोज करती थी, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ भेजती थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते थे। फिर कॉपर जो था वो यहाँ पे जाके जमा हो जाता था, मतलब कॉपर रिड्यूस हो जाता था, कॉपर का रिडक्शन हो जाता था और उस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता था। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कि ये ऐसे काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई रिएक्शन हो रही थी, है ना। जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, आप लोगों ने देखा था ना, जो जिंक सॉलिड था वो क्या करता था, वो इलेक्ट्रॉन देता था। और कॉपर जो दूसरी तरफ होता था 2+, वो उन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बनाता था। तो आपने देखा कि एक का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता था, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट जनरेट हो रहा था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल, सिंपल, समझ रहे हो ना। मतलब हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो अगर हम इसकी पहली डेफिनेशन की बात करें, मतलब पहले डिफरेंस की बात करें, वो तो उसकी डिफरेंस बेसिक डेफिनेशन ही है, क्या कि ये हमारी वो डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को चेंज करती है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास एक कंटेनर होता था, एक ही सिंगल बीकर होता था। जैसे इसमें अलग अलग होते थे, ऑक्सीडेशन का अलग, रिडक्शन का अलग। यहाँ पे क्या होता था, एक ही बीकर होता था, उसी के अंदर हम लोग क्या करते थे, रोड डिप कर देते थे। एक हमारी एनोड होती थी, एक हमारी कैथोड होती थी, इसको हम कनेक्ट कर देते थे बैटरी से। ठीक है, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे कि जब हम करंट देते थे तो रिएक्शन होती थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिएक्शन हो रही थी तो करंट जनरेट हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, करंट दिया तो केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, तो यानी कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो पहला डिफरेंस तो दोनों का डेफिनेशन ही है कि दोनों बिल्कुल अपोजिट तरीके से काम करते हैं। दूसरा डिफरेंस देखिए, इट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे खुद केमिकल रिएक्शन हो रही थी, हमने नहीं कराई, खुद हो रही थी। और हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उसकी मदद से हमने करंट को जनरेट करवाया। तो वो रिएक्शन खुद से हो रही है। तो वो यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन तो यहाँ पे भी है, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे भी है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में हो रहा है। बट यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कि खुद से हो जाती है। जबकि यहाँ पे कैसी होती है आपकी, यहाँ पे आपकी रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस।
नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि वो तब तक ही होगी जब तक आप करंट दे रहे हो। आपने करंट देना बंद किया, रिएक्शन रुक जाएगी। आप फिर से करंट दोगे, रिएक्शन हो जाएगी। फिर से बंद करोगे, फिर से रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, जबकि यहाँ पे रिएक्शन आपकी कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। थर्ड डिफरेंस देखिए, 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप इन 2 सेपरेट बीकर। ये तो कॉमन सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पता है तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग हाफ सेल बनाते हैं, एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड होती हैं वो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 2 अलग अलग सेपरेट बीकर में रखते हैं। जबकि यहाँ पे आपका क्या होता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो सेम बीकर के अंदर हम लोग अटैच कर देते हैं, टांग देते हैं। ठीक है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे अलग अलग बीकर में। आगे देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन द 2 बीकर्स आर डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है, एक में हम जिंक सल्फेट ले रहे हैं और दूसरे में क्या लेते हैं हम, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके क्या होते हैं, डिफरेंट। यहाँ पे अगर हम बात करें, ओनली 1 इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जाम्पल NaCl का करा भी रखा है, याद करिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द इलेक्ट्रोड्स टेकन आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं वो अलग अलग मटेरियल की बनी है। जैसे यहाँ पे जिंक रोड लिया तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर रोड लिया दूसरा। जबकि इसमें आपका क्या होता है कि ये दोनों आपकी सेम भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा रहे हो प्लैटिनम की, तो दोनों आपके प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 2 इलेक्ट्रोड जो है वो अलग अलग हो, मतलब एक आपने इनर्ट ले ली और दूसरी आपने कोई एक्टिव मेटल ले ली। ठीक है, तो अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, बट यहाँ पे तो हमेशा आपकी क्या रहेगी, अलग अलग। उसके बाद देखिए, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम अलग अलग बीकर लगाते हैं। हमने पढ़ा भी था कि यहाँ पे क्या हो जाता है, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, तो फिर हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करना बंद कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो करते रहे और ये रिएक्शन हमारी चलती रहे, तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ताकि हमारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन एक ही बीकर में हो रही होती है, तो हम यहाँ पे कोई भी सॉल्ट ब्रिज को यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा डिफरेंस था। अच्छा, एक डिफरेंस आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं कि इस केस में 7th डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो आपकी कैथोड होती है पॉजिटिव और एनोड आपकी होती है नेगेटिव। मैंने आपको बताया भी था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, याद रख लो क्या, कनाट प्लेस CP। ठीक है, तो कैथोड पॉजिटिव और एनोड जो है वो क्या होती है, नेगेटिव। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। वहां पे कैथोड पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैथोड क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, देखो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर रखी है, और एनोड यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा डिफरेंस था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफी ज्यादा आसान सा टॉपिक होता है। अब देखिए, अगर आप नाम पे जाएं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लग रहा है क्या, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड की क्षमता। अब देखिए, चाहे हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप रिडक्शन की बात कर रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आप कुछ भी देखो, अगर इन्वॉल्वमेंट इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे समझते हैं। अज्यूम करिए हमारे पास 3 बीकर है, ठीक है, और तीनों बीकर में अलग अलग बीकर है ये, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कहीं आप सोचो कनेक्शन में है कुछ, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग सेपरेट बीकर हैं। और हमने क्या किया, इसके अंदर मेटल की रोड डिप कर दी और यहां पे हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया उसी मेटल का। रेंडमली आप कुछ भी ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो
एक्चुअली में किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो रिलेशन चलता है वो चलती है रिलेटिव टेंडेंसी, मतलब कि कंपैरिजन चलता है। किसका? यहाँ पे कंपैरिजन चलता है मेटल का और मेटल आयन का। मतलब इनके बीच में क्या चलता है, इनके बीच में कंपटीशन चलता है मेटल और मेटल आयन के बीच में कि किसकी अच्छी क्षमता है इलेक्ट्रॉन देने की या किसकी अच्छी क्षमता है इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए, अज्यूम करिए कि आपके पास जो मेटल की रोड है ये आपने ले ली कॉपर की आपने क्या की, मेटल की रोड ले ली और आपने इसको डिप कर दिया उसी के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट में। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये कैसे डिसोसिएट होता है? कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होता है Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे करके इसके नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसमें फैले हुए हैं। सेम चीज यहां पर है। और सेम चीज यहां पर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। पहली पॉसिबिलिटी देखो क्या है कि ऐसा हो सकता है, देखो कॉपर की रोड है और कॉपर के आयन, मेटल और मेटल का आयन, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉपर और कॉपर के आयन, इनके बीच में हम क्या पढ़ेंगे, इनके बीच में हम रिलेशन या एक तरीके से कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो अब देखिए हो क्या रहा है, पहली सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जो आपके कॉपर के आयन है, मैं थोड़ा सा साफ सी जगह बना देती हूँ, ऐसा हो सकता है कि जो आपके कॉपर के आयन है वो इस मेटल की रोड के पास जाएं और जाके टकरा के वापस सॉल्यूशन में आ जाएं। क्या चीज कही हमने कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था उसके अंदर जो कॉपर के आयन थे वो इस मेटल के रोड के पास गए, ठीक है, और टक्कर मार के वापस आ गए। पहला केस। अब जब ये जा रहे हैं कोलाइड करके वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं कोलाइड करके वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं कोलाइड करके वापस आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा? नहीं होगा। तो यानी कि इस पॉसिबिलिटी को तो आप यहां से हटा दो। 3 केसेस पढ़ रहे हैं हम कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही थी कि भाई आयंस जो थे वो मेटल की रोड के पास गए, टकरा के सोल्यूशन में वापस आए, फिर गए टकरा के फिर वापस आए, फिर गए टकरा के फिर वापस आए, फिर गए फिर टकरा के फिर वापस आए। तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए इस केस को तो हमने हटा दिया यहां से। ठीक है, तो इस केस को हम यहां से हटा देते हैं। अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस हमारा क्या है कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो हमारे मेटल की रोड है इसको किसी दूसरे सेल से, जब आप याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं ना कि हम हाफ सेल लेते हैं, एक बीकर दूसरा बीकर सोल्ट ब्रिज ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, एक एनोड एक कैथोड। बहुत ही घटिया डायग्राम बनाया है मुझे पता है, बट आप उसको छोड़िए, काम की बात सुनिए। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो जैसे कि आप याद करो ये आपकी जिंक की रोड होती थी, ये आपकी कॉपर की रोड होती थी, तो जिंक इलेक्ट्रॉन भेजता था कॉपर के पास, है ना। अब हम ऐसा केस अज्यूम कर रहे हैं, कैसा केस अज्यूम कर रहे हैं कि भाई इसको कहीं से दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर इस मेटल की रोड के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर मेटल के आयंस प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें इस केस की तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है। ठीक है, अब ये वाली जो आपकी स्टेज होती है ये होती है इक्विलिब्रियम की स्टेज। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि भाई जितनी आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या होगी, प्रोडक्ट की होगी। या आप ऐसे कह सकते हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
ठीक है, इसको आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिटेल में पढ़ते भी हो। तो हो क्या रहा है कि कॉपर आयंस जो हैं वो गए मेटल की रोड के पास, इलेक्ट्रॉन गेन किए और गेन करने के बाद हो गए रिड्यूस। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है कि भाई जब ये पहले इस वाले केस में क्या पड़ा कि ये आयंस मेटल रोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वहीं पे डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। इस केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अब जो आपका मेटल का रोड है वो खुद ही डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, और डिकम्पोज करके क्या कर रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है रोड के ऊपर, और सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहा है, सॉल्यूशन के अंदर और कॉपर आयंस जो है वो देता जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट केस है आपको समझाने का कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे कि जैसे कॉपर सल्फेट है, उसने क्या किया, कॉपर आयन दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूं, अगर देखो मान लो यही रिएक्शन आपकी सिल्वर के लिए हो रही होती तो आप क्या लिखते, Ag सॉलिड गिव्स Ag प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। कोई और आपके मेटल की रोड होती तो आप मान लो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता तो आप लिखते प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन और उस पर चार्ज लगा देते प्लस का 3। तो अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखना चाहूं, ठीक है, तो मैं जनरल रिएक्शन क्या लिख सकती हूं, मैं जनरल रिएक्शन ये लिख सकती हूं कि भाई जैसे मेरा जो भी मेटल है उस पे जो भी चार्ज होता है वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या रिएक्शन लिख सकती हूँ कि भाई जैसे अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो भी आपका मेटल है वो जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है उतना ही अपने ऊपर क्या ले लेता है, चार्ज ले लेता है। ये तो हमने लिख दी जनरल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ये इस केस से हम समझते हैं। इस केस से आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कैसे, देखो हमने ये कहा, फिर से देखिए, हमने ये कहा कि हमारे पास एक मेटल की रोड थी जो उसके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप थी। यहाँ पे ऑलरेडी आपने मान लो जैसे कॉपर सल्फेट लिया था 1 मोलर, तो 1 मोलर का मतलब क्या है, जैसे कॉपर सल्फेट आपने 1 मोलर लिया, 1 मोलर भी छोड़ो, ठीक है, आप मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कॉपर सल्फेट आपका टूटता है आपको क्या मिलता है, 1 कॉपर आयन और 1 सल्फेट आयन। ऐसी सिचुएशन होती है ना, अगर आप 2 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, 2 कॉपर आयन और 2 सल्फेट आयन। अगर आप 3 ले रहे हो तो 3 कॉपर और 3 सल्फेट के आयन। अगर आप 10 ले रहे हो कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल तो 10 कॉपर के आयन मिलेंगे और 10 सल्फेट के आयन मिलेंगे। इतनी बात आई समझ में। अब मान लो, अज्यूम करो कि यहाँ पे मेरे 10 मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉपर आयन के थे और 10 मॉलिक्यूल मेरे सल्फेट आयन के थे। होते देखो बहुत ज्यादा है, हजारों में, लाखों में, ठीक है, बट हम ऐसे हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं समझने के लिए कि 10 कॉपर के आयन हैं और 10 सल्फेट के आयन हैं। अब अगर यहाँ पर ये मेटल की रोड डीकम्पोज करेगी तो डीकम्पोज का मतलब क्या है कि जो रोड है वो आयन देगी सॉल्यूशन में। मान लो कॉपर की रोड है तो कॉपर Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस देती जाएगी। सिंपल सी बात है। और जब सॉल्यूशन में आयन दे रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी तो छोड़ रही है मेटल की रोड पे, ऐसे तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन दे नहीं रही, तो रोड पे इकट्ठा होता जा रहा है नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखो, रोड पे कैसा चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। और सॉल्यूशन के अंदर देखो 10 कॉपर आयन पहले से थे जो न्यूट्रल हो रहे थे सल्फेट के थ्रू, तो इनका तो किस्सा ही खत्म। 10 प्लस को 10 नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया, इनका तो किस्सा ही खत्म। अब जब इसने ऑक्सीडेशन शो किया, जब इसने डीकम्पोजिशन शो किया, तो इसने एक्स्ट्रा 6 पॉजिटिव चार्ज और भेज दिए। समझ रहे हो? अब इनको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? ये 10 सल्फेट तो इसी 10 कॉपर को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, ये 6 तो अभी भी प्लस चार्ज लेके बैठे हैं सोल्यूशन के अंदर।
तो यानी कि अगर आप कंपैरिजन पढ़ो तो सॉल्यूशन में प्लस चार्ज बढ़ गया और मेटल के रोड पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। समझ रहे हो? तो रोड जो थी, मेटल जो सॉलिड था, इस पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, और जो इसका मेटल आयन का जो सॉल्यूशन है, जो इसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा हो रहा है? वो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। और जब, ये तो याद रखो, छाप लो दिमाग में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता ही तभी है जब चार्ज सेपरेशन होता है। क्या होता है? चार्ज सेपरेशन। ये तो दिमाग में अच्छे से छाप लो। तो जैसे ही आपका चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेटअप हो गया, वो बन गया, वो डेवलप हो गया। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेटल और मेटल के आयन के बीच में है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है? तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड द मेटल आयन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम चीज यहां पे होती है। सेम चीज क्या हो रही है? सेम चीज ये हो रही है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो दूसरी तरफ से जहां से भी मैंने बताया था ना, जैसे जिंक भेज रहा है कॉपर के पास, तो यहाँ पे जो आपके मेटल के रोड है, इस पे इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, और ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में जो कॉपर आयन है, इसकी तरफ भागते जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो यानी कि जब ये कॉपर आयन इसकी तरफ भाग रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन को कम कर रहे हैं, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? रोड पे प्लस। और जब यहां से कॉपर के आयन खत्म होते जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज बचेगा? नेगेटिव। अज्यूम कर लो ऐसे ही, जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया, मैंने देखो ये एग्जांपल बताया था कि आप अज्यूम करो कि 10 आपने कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल लिए जो टूट के 10 कॉपर के आयन दे रहे हैं और 10 आपको सल्फेट के आयन दे रहे हैं। जब तक ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, इसके प्लस इसके माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। सिंपल सी बात है, आप कह लो इसके नेगेटिव इसके प्लस को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। बट जैसे इलेक्ट्रॉन आने लगे, कॉपर आयन भागने लगे। जब कॉपर आयन यहां भागेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा कौन? कैसे? देखो, अभी भी अगर समझ नहीं आया तो मान लो 10 कॉपर के आयन थे, ऐसा अज्यूम करो 4 चले गए। 4 कॉपर के आयन जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया, यहां पे चले गए। अब मान लो सॉल्यूशन के अंदर बचे 6, तो इन 6 कॉपर आयन का पॉजिटिव चार्ज तो 6 सल्फेट आयन ही न्यूट्रलाइज करेंगे, बाकी के 4 सल्फेट तो एक्स्ट्रा बचे, तो उनका नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में कैसा चार्ज क्रिएट कर रहा है? नेगेटिव। ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रोड है, अब ये जो प्लस वाले भाग रहे हैं इसकी तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे थे, उनको एक्सेप्ट कर करके यहाँ के नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है। तो ये रोड कैसी हो गई आपकी? पॉजिटिव। सोल्यूशन कैसा हो गया? नेगेटिव। तो फिर से मेटल रोड और मेटल आयन के बीच में क्या हो गया? चार्ज सेपरेशन। और उसी चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या जनरेट हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है? अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो देखो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की क्षमता, ठीक है, टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन देगी, जैसे यहाँ पे आयंस दे रही थी सॉल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ भेज रही थी। यहाँ पे क्या है कि भाई दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रही है और सॉल्यूशन के अंदर से जो आपके आयंस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए भाग रहे हैं उसकी तरफ। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की क्षमता कि उसे इलेक्ट्रॉन लूज करना है या उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, जब वो कांटेक्ट में आता है अपने ही आयंस के सॉल्यूशन की, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, अगर आप समझ तो गए होंगे, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स की बात करो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 2 टाइप का होता है। कैसा होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल।
ठीक है, नाम से देखो पता चल रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन करने की क्षमता। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता, देने की क्षमता। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता। और देखो मैं आपको बार बार इस चीज को बोलूंगी कि ये चीज ना कंपैरिजन चलता है कि भाई किसके एक दूसरे में कंपैरिजन। ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉप में बैठा है कि भाई ये अकेला बंदा है, ये हमेशा रिडक्शन ही करेगा या ये हमेशा ऑक्सीडेशन ही करेगा। नहीं, ये डिपेंड करता है किस चीज पे? ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि हम किन दो इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। जैसे कि कॉपर और जिंक। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है जिंक से, तो कॉपर रिडक्शन करेगा। अगर आप इसी कॉपर को सिल्वर के साथ कपल कर दो, ठीक है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो सिल्वर रिडक्शन करेगा। तो यहाँ क्या चलता है? यहाँ पे चलता है कंपैरिजन, कि आप कंपेयर करते हो कि भाई एक से दूसरे को कंपेयर करके बताओगे अब इसका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कितनी अच्छी है, और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता कितनी अच्छी है। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूं कि जो हमारी आयुपैक कन्वेंशन है, जो भी हमारे ये नेमिंग की और ये रूल्स की जो सोसाइटी होती है, उन्होंने इस चीज को फिक्स कर रखा है। क्या फिक्स कर रखा है? कि जब भी आप किसी चीज के बारे में अगर डिस्कस करते हो या स्टडी करते हो तो आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही डिस्कशन करेंगे। हमेशा आप किसके उसमें डिस्कस करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही चीजें डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है पर कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा ही नहीं कभी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है, उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना होता है। ठीक है, तो पर कहने का मतलब क्या है कि भाई कंफ्यूजन ना हो, कि भाई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ रहा है, कोई रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ रहा है और कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली तो उन्होंने एक चीज फिक्स कर दी कि भाई फॉर सिंप्लिसिटी कन्वेंशन के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि आप किसी भी चीज को अगर पढ़ते हो तो एक चीज फिक्स कर दी कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही आप पढ़ोगे। जैसे नेमिंग होती है, नेमिंग में क्या चीज होती है कि भाई कॉमन नेमिंग भी है, आयुपैक नेमिंग भी है। अगर आप कॉमन नेमिंग देखो तो कॉमन नेमिंग क्या है? मतलब कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, कुछ भी हो रहा है। मतलब अगर किसी ने कोई चीज इन्वेंट करी है तो उनके ऑनर पे रख दिया नाम। कोई चीज कहीं से मिल रही है, ठीक है, तो उसके उस पे रख दिया। मतलब आइसोलेशन ले लो, किसी ने नई इन्वेंशन करी है उसके उस पे ले लो, तो किसी के भी ओनर पे कॉमन नेमिंग रख दी जाती है। पर आयुपैक नेमिंग ऐसी नहीं होती। आयुपैक नेमिंग प्रॉपरली चलती है किससे? रूल्स से। तो इसलिए हमेशा ये चीज कही जाती है कि आयुपैक नेमिंग ही हम पढ़ेंगे। ऑफिशियली जब भी हम बात करेंगे हम आयुपैक नेमिंग की बात करेंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कॉमन नेमिंग चलती नहीं है, वो भी चलती है, पर ऑफिशियली आयुपैक नेमिंग को हम प्रेफरेंस देते हैं। सिमिलरली चलते दोनों हैं, पर ऑफिशियली हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जब ऑफिशियली बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर आई? ठीक है, हो गई क्लियर? तो अब देखिए, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो आपको पता ही है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि उसके क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की। तो यहाँ पे जो आपकी जनरल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि भाई कोई भी जो मेटल की रोड है वो कितने अच्छे से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि कोई भी जो आपके मेटल का आयन है वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये तो हो गई एक बात। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो कैसे? जैसे कि अभी मैंने आपको कॉपर का एग्जांपल बताया कि अगर आप कॉपर को जिंक के साथ कपल करते हो तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर क्या शो करेगा? रिडक्शन। ठीक है, तो उस टाइम कॉपर कैसी रिएक्शन शो करेगा? Cu2+ एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा जिंक से और कॉपर सॉलिड बना देगा। पर इसी कॉपर की रोड को अगर आप सिल्वर के साथ कपल कर दोगे तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है,
तो सिल्वर रिडक्शन शो करेगा, और इसको ना चाहते हुए भी क्या शो करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि ये कैसी रिएक्शन शो करेगा, कॉपर सॉलिड गिव्स Cu2 प्लस एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है। तो आप खुद देखो, कॉपर की ही बात हो रही है, या तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या फिर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ पा रहे हो? पर जो किस्सा चल रहा है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही चल रहा है और है भी कॉपर ही। मतलब मेटल की रोड सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो भी सेम, सब कुछ अगर सेम है तो इनका सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना। तो अगर इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, अगर कितनी होती है, प्लस का 0.34 वोल्ट, तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस 0.34 वोल्ट। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट होता है किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ये बात अच्छे से आप लोग गांठ बांध लो। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को क्लियर? ठीक है। अब आप लोग इस डेफिनेशन को लिख लीजिए अपनी नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन या फिर टू गेट ऑक्सीडाइज, कि किसी भी इलेक्ट्रोड की कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन देने की, वो होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, किसी इलेक्ट्रोड की कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या फिर रिड्यूस होने की, वो क्या कहलाता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आप कोई भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लिख दो, रिडक्शन पोटेंशियल में आप कोई भी रिडक्शन का एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, आप ना आगे जाके इसमें ईएमएफ निकालोगे तो कई बार क्या होता है, आपको बहुत ही ध्यान से रखना, इस चीज का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया भी था कि कन्वेंशनली हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात यूज करते हैं। तो हम हमेशा ना उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं फॉर सपोज, या ई सेल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो मुझे बात करनी है किसकी, जिंक की, तो जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का जब रिडक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक 2 प्लस एक्वस विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल गेट रिड्यूस टू जिंक सॉलिड। ये वाली रिएक्शन होगी रिडक्शन प्रोसेस की, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि Zn2+ किसमें चेंज हुआ, Zn में, तो लिखा जाएगा Zn2+ चेंज हुआ Zn में। ठीक है। तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी होती है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार क्या होता है कि टीचर ये चेक करने के लिए कि आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, वो रिडक्शन की बजाय क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे देता है। ऑक्सीडेशन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से। ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि जिंक जो है सॉलिड वो Zn2+ में चेंज हुआ, तो जिंक जो है वो Zn2+ में चेंज हुआ। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, अगर हम जब रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की जैसे हम बात करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, माइनस की 0.76 वोल्ट। ठीक है। तो वो क्वेश्चन चाहिए आपको ये, पर टीचर ये चेक करने के लिए कि आप कितना अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, इसकी वैल्यू नहीं देगा। वो किसकी वैल्यू दे देगा, इसकी, और क्या दे देगा, प्लस की 0.76 वोल्ट। और आप बैठे बैठे सोचते रहते हो कि ये मिसप्रिंट है। ठीक है। जिसको कई बच्चे तो एक्स्ट्रा दिमाग चला के क्या करते हैं कि भाई कहते हैं कि नहीं, मतलब ये ठीक है, ठीक है, इसी को यूज कर लेते हैं। तो हमेशा आप इधर ध्यान दे देना थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको ये दिया हुआ है तो रिडक्शन क्या होता है, उसका अपोजिट, बस नेगेटिव साइन आपको लगाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसकी वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, माइनस की 0.76 वोल्ट। ठीक है। तो ये बहुत ही काम की बात है जिसको आपको खास ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है। आगे के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ईएमएफ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे जाके हम नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो
प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको बताइए वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।